नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें डेली मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोज़ डालूँगा, जिससे देखकर आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएँगे। और ये 100 डे सीरीज़ हमारी चलेगी, डे 1 से लेकर डे 100 तक, जहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी के विषय में बहुत कुछ और बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो समय व्यर्थ नहीं करूँगा, सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम प्रशांत सारवान है और लगभग पिछले 8 वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, पामिस्ट्री, हिप्नोटिज्म थेरेपी और फेस रीडिंग आदि सब्जेक्ट सिखाता हूँ। ठीक है जी? ये जो आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, ये जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। तो सबसे पहले हम जान ही लेते हैं कि भई एस्ट्रोलॉजी है क्या और ये हमें कैसे हेल्प करती है? और एस्ट्रोलॉजी एक मनुष्य के लिए या फिर हमारे जीवन में क्यों हमारे लिए आवश्यक है? सबसे पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत साधारण भाषा में और सिंपल भाषा में कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है जो कि व्यक्ति विशेष के भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये ताकत है। ठीक है जी? ये एक साइंस है, कोई चमत्कारी विद्या नहीं है, तो कभी ये नहीं सोचना कि कुछ चमत्कार एस्ट्रोलॉजी करने वाली, बिल्कुल भी नहीं, ये एक साइंस है। ये किन चीज़ों पे बेस्ड है उसको भी हम सबसे पहले जान लेते हैं। इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला है प्लैनेट्स, फिर है नक्षत्र, फिर है भाव और उसके बाद है राशियाँ, साइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लैनेट्स, नक्षत्र, भाव और साइन। ये मेनली जो है ये 4 इसके मुख्य स्तंभ हैं। इन चारों को हमने समझ लिया, तो आप ये समझिए कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा कर्म शास्त्र को भी समझना पड़ेगा। देखिए, हम सभी लोग पिछले जन्म में विश्वास रखते हैं कि हमारा कोई न कोई पूर्व जन्म हुआ होगा और पिछले जन्मों में हमने जो भी कर्म किए, उसके फलस्वरूप हमें कुछ न कुछ इस जन्म में भोगना होता है। हमें नहीं पता हम इससे पहले कितने जन्म ले चुके हैं, 1 लिए, 100 लिए, हमें नहीं पता। बट हमें ये ज़रूर पता है कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है ना? वो मिलेगा कब? वो डिसाइड तो देखिए परमात्मा करेंगे, परंतु जो भी हम कर्म करके आए हैं, उनके फल हमें ज़रूर मिलते हैं। तो जितने भी हम कर्म करते हैं, ईश्वर का एक ऐसा सिस्टम है कि वो हमेशा देखता रहता है और वो कर्म जाकर कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में स्टोर होते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका कर्मों का अकाउंट है और यहाँ पर आपके कर्म जो है, वो आकर स्टोर हो रहे हैं। जो भी अच्छे-बुरे कर्म आपने करे, वो सब यहाँ पर स्टोर हो जाएँगे। अब इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप आपका जो है ये संचित कर्म बन गया और इसी के फलस्वरूप आपको मिलता है प्रारब्ध जो होता है भाग्य। मान लेते हैं कि इसका एक कुछ पार्ट आपको इस जन्म में भोगना है, आपने कोई जन्म लिया, तो आप अपना एक भाग्य लेकर आए हैं। अब इस भाग्य में सौभाग्य भी हो सकता है और दुर्भाग्य भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो इस भाग्य को जो पढ़ने की साइंस है, उसी को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। है ना? अब इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ने में हमें जो मदद करते हैं, वो हमारी प्लैनेटरी पोज़ीशंस करती है कि हमारे जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, कौन से लगन की हमारी कुंडली बनी, ये सब चीज़ों का अनुमान लगाकर कौन-सी दशाओं में हम पैदा हुए, आगे भविष्य में आने वाली क्या दशाएँ हमें मिल रही है, इन सब के कॉम्बिनेशन से एक व्यक्ति विशेष के भविष्य में घटने वाली घटनाओं को हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और ज्योतिष साइंस ही प्रिडिक्शन की है, तो जो व्यक्ति को चमत्कार करने की बात करे, तो आप समझ जाइए, वो ज्योतिष की बात नहीं कर रहा है क्योंकि ज्योतिष साइंस है प्रिडिक्शन की। तो सबसे पहला काम इसका प्रिडिक्शन करना ही है। फिर आपके मन में आएगा कि क्या कर्मों का कोई फल नहीं है? भई ये जो भाग्य हम लेकर आए हैं, ये भी तो अपने कर्मों के फलों से लेकर आए हैं। बट उसके अलावा अब जो हमने जन्म लिया तो यहाँ पर कोई स्वतंत्र कर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है ना? क्योंकि आज मैं कोई कर्म करूँगा, उसी के फलस्वरूप मेरा जो कल है वो निर्धारित होगा। तो हम जो आज कर्म करते हैं, उसका भी फल हमें मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ज्योतिष हमें यहाँ पर कैसे मदद करता है? ज्योतिष हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में किस दिशा में कर्म करना चाहिए, हम भाग्य में क्या लेकर आए हैं और किस चीज़ को करने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली हमें बता रही है कि भई ये जो व्यक्ति है ये आर्टिस्ट है ना? और ये आर्टिस्टों वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी कर सकता है। जैसे कोई स्केच करना हो गया, ये भी आर्टिस्टिक चीज़ें हो गई। गिटार बजाता है व्यक्ति, सिंगिंग करता है, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड जो भी उसका इंटरेस्ट है और उसकी कुंडली भी उस चीज़ को एग्री कर रही है, बता रही है। और माता-पिता लगे हैं कि भई हम तो इसको आईएएस ऑफिसर बनाएँगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो गलत दिशा में उससे कर्म कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होगा? विफल हो जाएगा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो भाग्य में क्या लेकर आया है?
वो भाग्य में लेकर आए कि वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है ना? वो अच्छा स्केच बना सकता है, उसमें उसको कामयाबी मिल सकती है, बट हम उसको गलत दिशा में भेज रहे हैं। तो ज्योतिष हमें यहाँ मदद करती है कि हम अपने लाइफ के डिसीजन को कैसे लें, कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो ये हमारा ज्योतिष है, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया। अब ये जो बेस्ड है, ये प्लैनेट्स पे बेस्ड है, नक्षत्रों पे बेस्ड है, भावों पे बेस्ड है और राशियों पे बेस्ड है। तो धीरे-धीरे करके हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भई ज्योतिष के कितने प्रकार हैं। देखिए, मुख्य रूप से ज्योतिष के 3 प्रकार हैं, वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है गणित ज्योतिष। अब गणित क्या है? बेसिकली एस्ट्रोनॉमी, है ना? अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष में ग्रह कौन-कौन से हैं? ग्रहों की चाल क्या है? वो किस स्पीड से मूव करते हैं? ये सब चीज़ें क्या है? गणित ज्योतिष। तो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो सबसे पहला है हमारा गणित, ठीक है जी? फिर जब इस गणित की मदद से जब हम फलित करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं होरा, ठीक है जी? तो ये क्या हो गई? हमारी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। फिर आ जाता है गणित के बाद प्रेडिक्शन करना। फिर उसके अलावा एक और है, वो है संहिता। जब हम समुदाय की बात करते हैं कि एक पूरे समुदाय पर किस प्रकार की घटनाक्रम घटित होगी। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जो फ़ोकस रहेगा वो व्यक्तिगत ज्योतिष पे ज़्यादा रहेगा। किस पे ज़्यादा रहेगा? व्यक्तिगत ज्योतिष पे ज़्यादा रहेगा। अब जब हमने ये समझ लिया कि ज्योतिष हमें कैसे मदद करता है, क्योंकि अगर मैं इस पे बोलने लग जाऊँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। सिंपल आप ये समझो कि आपको लाइफ में सही डिसीज़न लेने में मदद करता है। आप ये मान के चलें कि आपके जन्म के समय से लेकर ज्योतिष कहीं न कहीं हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है ना? बच्चा जब पैदा हुआ उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, हम इस पे बात कर सकते हैं। फिर वो एजुकेशन में कैसा रहेगा, है ना? कौन से सब्जेक्ट्स उसको चूज़ करने चाहिए, फिर किस तरीके की एजुकेशन में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद उसका करियर कैसा रहेगा, करियर में कौन-सी फ़ील्ड वो चूज़ करे, ये सब चीज़ें आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से मतलब जन्म कुंडली से देखकर व्यक्ति को बता सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर उसके विवाह से संबंधित कि भई व्यक्ति के लिए जो आप पार्टनर चूज़ कर रहे हो उसके लिए ठीक है, नहीं है, कंपैटिबल है या नहीं है। फिर हेल्थ तो देखो जीवन भर लगी रहती है, तो हेल्थ से रिलेटेड हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, दुर्घटनाओं से रिलेटेड प्रेडिक्शन कर सकते हैं। विदेश जाएगा, नहीं जाएगा, वहाँ सेटल हो जाएगा, नहीं होगा, पढ़ाई के लिए जाएगा और भी बहुत कुछ। अपमान, इल्ज़ाम से संबंधित कोई बात है, ठीक है जी, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ सकता है, नहीं उलझ सकता, अच्छा समय, बुरा समय, ये सब चीज़ें आप ज्योतिष की मदद से बता सकते हैं। तो हम एक-एक करके आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले प्लैनेट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष में कौन-कौन से प्लैनेट्स हैं। ठीक है जी? देखिए, अंतरिक्ष में जो प्लैनेट्स हैं और ज्योतिष में जो प्लैनेट्स हैं, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो अंतरिक्ष में सूर्य है, ठीक है जी? वो एक स्टार है, वो एक तारा है, ठीक है? वो एक मीडियम साइज़ का एक तारा है सूर्य। परंतु ज्योतिष में हम इसको ग्रह की श्रेणी में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ज्योतिष जो साइंस है, जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, हम उसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में होने वाली घटनाओं या फिर उसके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों को पढ़ रहे होते हैं। इसलिए हम क्योंकि सूर्य का हमारे जीवन पर, हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक प्रभाव है, इसलिए सूर्य को हम प्लैनेट्स में ले लेते हैं। बट एक्चुअल में सूर्य जो है वो एक तारा है और सूर्य के चारों तरफ ही बाकी के जितने ग्रह हैं, वो मूव करते हैं। फिर आ जाते हैं जी बुध। अब मरकरी जो है वो तो प्लैनेट ही है, सबको पता है। फिर वीनस, शुक्र भी प्लैनेट है, ठीक है जी? फिर है अर्थ। अब देखिए ज्योतिष में आपको अर्थ नहीं दिखाई देगा प्लैनेट के रूप में। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि पृथ्वी पर तो हम रहते हैं और ज्योतिष को हम पढ़ते हैं भूकेंद्र पद्धति से। मतलब हम पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं। नो डाउट हमें पता है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बट सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसको मान लेते हैं। ठीक है जी? तो पृथ्वी पर तो हम रहते हैं, तो इसलिए पृथ्वी को ज्योतिष में ग्रह में हम नहीं मानते। ठीक है? परंतु हम चंद्रमा को ग्रह मानते हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है, हालाँकि हमें पता है कि भई चंद्रमा जो है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है जी? और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से वो पृथ्वी के साथ-साथ चक्कर भी लगा रहा होता है और जैसे-जैसे पृथ्वी मूव कर रही होती है, वैसे-वैसे वो भी अपनी धुरी पर घूम रहा मतलब अपना पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है। ठीक है जी? अब चंद्रमा का भी हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव है, हमारी मनोस्थिति पे प्रभाव है, पृथ्वी पर जो जल है उस पे प्रभाव है ना? पृथ्वी पर जो पौधे फलते-फूलते हैं, नो डाउट सूर्य का तो उन पे प्रभाव है ही, बट कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि रात के समय ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर चंद्रमा का बहुत अधिक प्रभाव है। ठीक है जी? तो इसलिए चंद्रमा को भी हमने ग्रहों की श्रेणी में रख लिया।
फिर उसके बाद पृथ्वी आ गई, फिर मंगल, मार्स, मार्स तो प्लैनेट है, आपको पता ही है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जुपिटर, जुपिटर भी प्लैनेट है। फिर है सैटर्न, सैटर्न भी प्लैनेट है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को ज्योतिष में हम ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है और ज्योतिष में उसका हमारे जीवन पर कोई अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए हम उसको ज्योतिष के अंदर ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखते। नवग्रहों की हम बात करते हैं, तो यहाँ हमारे पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उसके बाद 2 ग्रह और हैं जिसको शैडो प्लैनेट बोलते हैं। एक है राहु और एक है केतु। ठीक है जी। अब जो राहु केतु है इसके विषय में पौराणिक कथा है आपने जरूर सुनी होगी कि स्वरभानु नाम का एक दैत्य था और अमृत जब क्या बोलते हैं समुद्र मंथन किया जा रहा था तो उस समय अमृत देवता और दानवों के बीच में बराबर मात्रा में बांटना था और पहले देवताओं को देना था फिर दानवों को देना था, परंतु स्वरभानु नाम का जो राक्षस था वो देवताओं के मध्य पेश बदल कर बैठ गया और विष्णु जी को पता लगा। तब तक एक बूंद अमृत की उसके मुख में जा चुकी थी, है ना? और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो सर वाला पार्ट था वो राहु बना और धड़ वाला जो पार्ट था वो केतु बना। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये क्या है? मतलब अगर इसको साइंटिफिकली देखें तो क्या है? देखिए, मान लेते हैं ये सूर्य है और ये हमारी मदर अर्थ है, पृथ्वी है और आपको पता है कि भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है जी? अपना उसका एक पथ है। ठीक है जी? तो चारों तरफ वो चक्कर लगा रही होती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर इनके जो पथ हैं, यहाँ पर 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनते हैं, 2 आर्क बनते हैं। ठीक है जी? और ये ठीक 180 डिग्री पर होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? राहु और केतु कहते हैं। राहु और केतु कहते हैं। ठीक है जी? जो हमारा साउथ नोड है, यहाँ पर ये हमारा केतु है और जो नॉर्थ नोड है ये हमारा राहु है और इसी राहु केतु की जो काल्पनिक बिंदु है, इसी की मदद से हम ग्रहण की भी गणना करते हैं। तो ये हमारे हो गए प्लैनेट्स। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नक्षत्रों को समझेंगे, राशियों का निर्माण कैसे होता है, उस पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें और आप लोग चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो वीडियोज़ आएँगी उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलती रहे।